गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आगामी एग्ज़ाम के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। तो उन्हीं सब बातों को लेकर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि मिशन एसएससी जेई या कोई भी मिशन हो आपका जेई का 2023-24 के लिए क्या रखा जाए। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ जो सारी बातें आपको मैं करने वाला हूँ, तो ये सब सारी बातें आपके लिए रिलेवेंट होने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए बातें करने वाला हूँ, ये सारी बातें आपके लिए रिलेवेंट हैं। क्योंकि जो इस समय का वक्त है, ये ऐसा समय है कि आपका इस समय कोई साथ नहीं दे रहा होगा अगर आप इन परिस्थितियों में होंगे। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो भी आपका एग्ज़ाम का टारगेट है मिशन जेई 2023-24 में, आपने देखा अभी आपका प्री का रिजल्ट आया। रिजल्ट तो नहीं, मतलब आंसर की आई, तो आपने देखा एसएससी जेई प्री में भी आपके बहुत ही कम मार्क्स बन रहे हैं, जिससे ये आपको उम्मीद नहीं है या आशा नहीं है कि आप प्री के लिए क्वालिफाइड हो पाएंगे, आप मेंस के लिए उसमें जा पाएंगे। पहली बात तो ये आप अपने आप को इसमें रिलेवेंट कर पा रहे होंगे कि सबका एक सपना होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना। आपका भी सपना है, कोई बुरी बात नहीं है, पर आपने देखा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, हर बार के पीछे आपको चेंज कर दिया। तो आपने जब अटेम्प्ट अपना लगाया तो आपका प्री में 100 नंबर भी नहीं आ पा रहे हैं। तो इससे आप ये आशंका लगा रहे हैं कि मेरा तो प्री होगा नहीं, तो आप मेंस की रेस से बाहर हैं। तो ये बात को काट दीजिए, मतलब प्री में आपका नहीं हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ, आपके नंबर बहुत कम है। ऐसे मैं यहाँ पे उन 10% लोगों की बात नहीं करने वाला हूँ कि जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। मैं 80 से 90% की जो जनता है, 80 से 90% के जो हमारे भाई बहन हैं, वो इस रेस में हैं कि उनका प्री में नहीं होने की चांसेस है। क्योंकि आपको पता है वैकेंसी 1000 है या कुछ भी है, उसी के रेस्पेक्ट में लोगों को लिया जाएगा और वही लोग मेंस में जाएंगे जो इस प्री में क्वालिफाइड होंगे। तो ये पहली बात इस पर हम करने वाले हैं। दूसरी बात अगर हम करने वाले हैं तो ये है कि अभी आपने डीडीए जेई का एग्ज़ाम दिया था और डीडीए जेई का एग्ज़ाम में आपको उम्मीद थी कि पेपर अच्छा होगा और हमारे अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे, एक उम्मीद आप इसमें भी लगाए थे। तो लगभग इसमें भी आपने अपने आंसर की देख ली होगी। अगर अच्छे नंबर हैं आपके तो गुड एंड वेल एंड बहुत अच्छी बात है। अगर आपके नंबर नहीं है तो आप अब इस रेस से भी बाहर हो चुके हैं कि डीडीए जेई में भी आपका नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कुछ ही लोग होते हैं जो सिलेक्टेड की ओर अग्रसर होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस रेस से भी बाहर हो गए होंगे। ठीक है। तीसरी बात मैं करता हूँ, एनएचपीसी और टीएचडीसी में भी नहीं हुआ। तो आप सभी को पता है एनएचपीसी में जो वैकेंसीज़ थी और टीएचडीसी में जो वैकेंसीज़ थी उनका एग्ज़ाम्स हुआ, आप सभी ने एग्ज़ाम्स दिया। और टीएचडीसी में केवल यूपी और उत्तराखंड के एस्पायरेंट ही, मतलब जो कैंडिडेट थे वही एलिजिबल थे, एनएचपीसी में ऑल इंडिया लेवल के थे। तो आपने ये देखा कि एनएचपीसी जेई के अंदर जितने लोगों का सिलेक्शन होता है उतनी ही फाइनल लिस्ट आती है, तो उसकी भी लिस्ट आ चुकी है। शायद टीएचडीसी में 2 टाइम्स लिया है, ऐसा है, या शायद 1 टाइम्स ही लिया है, जितना होता है उतना ही लोगों को लिया है। तो जिनका होना था उनकी भी लिस्ट आ चुकी है, जिनका नहीं होना था वो अपने आप ने देख लिया होगा कि आपका एनएचपीसी जेई और टीएचडीसी में नहीं हुआ। इन सारी बातों के मद्देनज़र रखते हुए आपने देखा कि सारी बातें आपके साथ हो चुकी हैं और आपने अपना पेट भी दे दिया। यूपी पेट का कल एग्ज़ाम था तो आपने यूपी पेट भी अपना दे दिया। आज तारीख हो जाती है 30 अक्टूबर। तो एसएससी जेई की आंसर की आने के बाद आपने देखा होगा कि आपके नंबर कम हैं, तो आपने सोचा होगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब हमारे पास यूपी पेट एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी, मतलब जो एक आपके कम्युनिटी है जो तैयारी करने वाले लोग हैं, वो यूपी पेट के लिए अग्रसर हुए और यूपी पेट को अपने एग्ज़ाम को दिया। अब एग्ज़ाम भी हो गया। इस बार यूपी पेट का एग्ज़ाम भी ऐसा नहीं था कि आप एक अच्छा खासा स्कोर कर पाएँ, उसमें भी इस बार पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ। और उसके बाद जो उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पहले पिछली बार 1-2 साल में आते थे, उस तरीका कोई क्वेश्चन पैटर्न नहीं बना, तो आप उसमें भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए होंगे। आपने देखा होगा आपको अब, मतलब इतना सारी चीज़ें फेलियर, इतना सारी चीज़ें आपके साथ होने के बाद कोई ही ऐसा होगा जो अपने आप को मोटिवेट रख करके आगे की ओर अग्रसर करेगा। वरना ये अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, आगे अभी आपको कोई भी वैकेंसी दिखाई नहीं दे रही है जेई लेवल की। तो आप सभी लोग अब क्या करोगे, अपने मार्ग को यहाँ पे बदलने की कोशिश करोगे। और जो कि मैं बता दूँ कि अगर 80% लोग, 100% लोग में से 50 to 60% लोग अपने मार्ग को यहाँ पर आकर चेंज कर देते हैं। उनको ये लगता है कि हमारा अब टेक्निकल में कहीं कुछ होने वाला नहीं है
और वो अपने मार्ग को भटक कर नॉन टेक की ओर अग्रसर होते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि नॉन टेक में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती हैं। आप एसएससी को लीजिए, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, बहुत सारी उसमें समय समय पर वैकेंसीज आती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग उस तरफ अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है, और जो अपने आप को मोटिवेट रख करके इसी लाइन में लगे रहते हैं, उनका 1 साल नहीं 2 साल में तो हो ही जाता है सिलेक्शन। तो अब यहाँ पर इस स्टेट पे आने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि मिशन एसएससी जेईई 2023-24 जो आपका अगला होगा वो सितंबर अक्टूबर में आएगा। इस दरमियान देखो, मैं इस दरमियान 2 लोगों को बांटूंगा यहाँ पे। पहली कैटेगरी के लोग होंगे कि जो अब अपने मार्ग को यहाँ पे आने पर चेंज कर देंगे, और दूसरी कैटेगरी के लोग होंगे जो अभी अपने इस मार्ग में बने रहेंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप लोग कमेंट, वीडियो अगर आप हमारी देखिएगा और कमेंट करिएगा कि आप बताइएगा कि आप पहली कैटेगरी में हैं कि दूसरी कैटेगरी में हैं। मैं पहली वाली कैटेगरी के साथ भी राज़ी हूँ, सेकंड वाली कैटेगरी, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि टेक्निकल के अंदर वैकेंसी जो आती हैं लिमिटेड हैं, और आपको जैसे कि आपने देखा डीडीए जेईई इस बार 2 बार मौका दे दिया, एनएचपीसी जेईई 2 बार मौका दे दिया, लखनऊ मेट्रो हो चुका है, तो अब एनएचपीसी जेईई, टीएचडीसी जेईई और आपकी डीडीए जेईई, इन सब में अब वैकेंसी, तो लखनऊ मेट्रो में वैकेंसी तो अब 2-3 साल आने वाली नहीं रही हैं। अब जो वैकेंसी आपको आने वाली होंगी एसएससी जेईई सेंट्रल गवर्नमेंट में देखने को मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है टेक्निकल उसमें कि टेक्निकल में वैकेंसी निकाले। अदर स्टेट में आप अलाउ भी होते हो, 10% एलिजिबल होते हो, वहीं पर कुछ लोग जा पाते एग्ज़ाम देने, कुछ लोग नहीं जा पाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो यहाँ पे अपना मार्ग चेंज करेंगे, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, पर आप चेंज कर रहे हो मार्ग, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि आप नॉन टेक में जा कर के अच्छा खासा कर सकते हो, बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल हैं। मेरा एक दोस्त है जो 3-4 साल जेईई में किया, नहीं सिलेक्शन हुआ, आफ्टर उसने बैंकिंग के क्षेत्र में अग्रसर हुआ, वहाँ पे काफ़ी सारे उसको चांसेस मिले और 1-2 साल के अंदर उसका बैंकिंग में हो गया। तो जो पहले मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप इतना फेलियर देखने के बाद आप ज़रूर इस वाले कैटेगरी में आओगे, तो मैं समझ सकता हूँ। मैंने देखा है बहुत से लोग इस वाले कैटेगरी में आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद भी काफ़ी लोग जब 1-2 साल देते हैं यहाँ पे टाइम, तो मैं पहले ही तो बता देता हूँ, पहली बात, अगर आप इस वाली कैटेगरी में जा रहे हो तो आपको यहाँ भी अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले, अब यहाँ जाओगे तो आपको बिल्कुल जीरो शुरुआत करना पड़ेगा। आपको हर एक चीज़ को अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने टेक्निकल में इतने दिन तक काम किया होगा तो आपने पूरा पहले टेक्निकल सिलेबस को कंप्लीट किया होगा, रीजनिंग पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत जीएस केवल मात का पढ़ा होगा बस, लेकिन टेक्निकल आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, मतलब बेसिक फाउंडेशन आपकी बहुत ज़्यादा बन चुकी होगी इस फील्ड में। तो अगर आप इस फील्ड को छोड़ करके, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि यार 8-9 महीने हैं, आप यहाँ पे बरगलाओगे ज़रूर, इधर उधर भागोगे ज़रूर, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप लोग जा रहे हो तो पहले ही बात ध्यान रखना, वहाँ पे तुरंत आपको सफलता नहीं मिल जाएगी। अगर आप नॉन टेक क्षेत्र में जा रहे हो, वहाँ भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको हर एक चीज़ को पहले अपने फाउंडेशन को मजबूत करना होगा। तो वहाँ जाओगे, आपको लगता है 1-2 साल में, आपका 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, हो भी सकता है, मे बी नॉट भी, मतलब हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। तो इस क्षेत्र में जाने से पहले आप ज़रूर अपने आप को एक बार सोचना कि क्या आपके लिए सही है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस बता सकता हूँ, पर आपके लिए क्या सही है वो आप खुद समझदार हो। 18+ यहाँ पे सभी लोग हो, सभी लोग की अपनी अपनी समझने की क्षमता है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या करना है इस क्षेत्र में आकर के। तो पहली बात, अगर आप इस क्षेत्र में जाते हो तो आपको अपने फाउंडेशन को मजबूत करना होगा। बिल्कुल हर एक चीज़ को फाउंडेशन बनाने के बाद ही आप कंप्लीशन वहाँ दे पाओगे, क्योंकि कोई भी ऐसा, आप यहाँ पे जा रहे हो, बेसिक शुरुआत करोगे, कोई बंदा है यहाँ पे 2-3 साल से तैयारी कर रहा है तो उसका बेसिक तो ऑलरेडी स्ट्रांग होगा ना। तो यहाँ पे आओगे आप तो आपको अपने यहाँ ढंग से काम करना होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के लोग, जो ये चाह रहे हैं भैया ठीक है इस बार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पर मैं और अभी अपना एक अटेम्प्ट दूंगा, मेरे पास मेरे घर से सपोर्ट मिल रहा है, मेरी इकोनॉमी प्रॉब्लम अच्छी है, मेरे घर से सपोर्ट मिल रहा है कि भैया 1 साल और देख लो। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो भैया सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है पर मुझे भी पढ़ना है, तो 2 कैटेगरी के लोग यहाँ पर भी मिलेंगे आपको। पर अब सेकंड कैटेगरी में भी आपको 2 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। पहली कैटेगरी के लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे भैया हम तो पूरा अपना 100% देंगे, दूसरा कहेगा भैया घर से तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है पर तब भी हम अपना 100% देंगे, बताओ कैसे तैयारी को आगे अग्रसर करें। तो दोनों की हम बातें करने वाले हैं। पहली बात, अगर
अगर आप इस वाली कैटेगरी में आते हो अगर आप इस वाली कैटेगरी में आते हो तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए, और आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब सेकंड कैटेगरी में भी अगर आप पहली कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपका तो यहाँ पे फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब आपने 1 साल पढ़ा है तो फाउंडेशन आपको काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे मिलने वाला है। तो आपको अपने फाउंडेशन पे काम तो नहीं करना है, बस इस चीज़ को भी नीचे नहीं जाने देना है। मतलब इस फाउंडेशन को बरकरार रखना है। फाउंडेशन को बरकरार रखते रखते आपको आगे अपने लेवल को इनक्रीज़ करना है। आपको ये अपने लेवल को इनक्रीज़ करना है। आपने अगर एसएससी जेईई में आपने पहला अटेम्प्ट दिया होगा तो आपको थोड़ा बहुत कम अनुभव होगा, पर आपने अगर 2-3 अटेम्प्ट दिए होंगे और आपका ये जो दूसरा तीसरा अटेम्प्ट होगा तो आपको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, और पेपर देखने के बाद आपको एनालाइज हो गया होगा कि अब आपको आगे कैसे काम करना है। ठीक है। अगर आपने अभी तक, मैं बता रहा हूँ फाउंडेशन वालों को, अगर आप तक अभी ने अगर आप तक अभी तक अब आपने सबने अगर क्या कहते हैं बेसिक नहीं मजबूत किया है, आपको लग रहा है कि हमारा बेसिक ही कमज़ोर है, तो सबसे पहले अपने सिलेबस को पूरा टेक्निकल को पढ़ना होगा। कहीं भी कोचिंग संस्था से रिकॉर्डेड बैच में या ऑफलाइन मोड में एक बार ज़रूर आपको रिकॉर्ड करना होगा। मैं ये कहता हूँ कि आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड है, तो आप किसी भी संस्था का ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच लेना, लाइव बैच नहीं, रिकॉर्डेड बैच लेकर के पूरा अपने सिलेबस को एक बार कंप्लीट करो, एक बार पढ़ो। बस आपके अंदर पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपको पता है अक्टूबर अभी बीतने वाला है, नवंबर दिसंबर आगे 6-7 महीने तक आपको अपने अपने धैर्य को रखना होगा, तभी आप आगे इस लाइन में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि जो इस लाइन में चले गए हैं नानटेक वाले में, तो उनको तो वैकेंसी बहुत सारा देखने को मिलेगी, पर आपको यहाँ पे वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। अब आप करोगे क्या, आपका भी मन यहाँ पर लाएगा, आप तैयारी तो कर रहे होगे पर आप नानटेक के क्षेत्र में जाने की ओर मूव करोगे। पर मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर नानटेक के क्षेत्र में भी एग्ज़ाम तैयारी करना चाहते हो तो भैया उसमें भी कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे सब कुछ हौले-हौले हो जाएगा, वहाँ भी अपने आप को फंड्स काम करना पड़ेगा। तो यहाँ जो सेकंड कैटेगरी में पहले वाले लोग हैं, भैया घर से खर्चा पानी मिल रहा है आराम से, बस मुझे पढ़ना है, तो आपने अपने बिल्कुल बेसिक तरीके से काम करना होगा कि हमारा फाउंडेशन तो तैयार हो चुका है, हमको अपने फाउंडेशन पे काम नहीं करना। अगर नहीं आपको लगता है तो अगर नहीं तैयार है तो एक बार फाउंडेशन ज़रूर तैयार करो। फाउंडेशन तैयार करने का मतलब है कि एक बार होल सिविल इंजीनियरिंग को जो चीज़ें आती हैं, एक बार उन्हें ज़रूर पढ़ो, एक बार उन्हें ज़रूर किसी संस्था से पढ़ो। आपको किसी भी कोचिंग संस्था का अगर आप जो नोट्स बना लोगे तो वहाँ से वो 60-70% कवर होगा आपके एग्ज़ाम्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो आपको 100% कवर करा देगा। उसके बाद आपकी इतनी आपको मेहनत करनी होगी कि आप अपने उस सिलेबस को कितनी बार रिवाइज़ कर रहे हो, उसमें कितना ऐड ऑन कर रहे हो। वो आप ऐड ऑन कहाँ से करोगे? आपको अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको अपना जो प्रीवियस ईयर पेपर है एसएससी जेईई का, उसको पैटर्न को लगाना होगा। बहुत से लोग कहेंगे भैया अब तो प्रीवियस से नहीं आता। नहीं, प्रीवियस से आता नहीं, ठीक है, पर काफ़ी कुछ चीज़ें आपके टीचर जो आपको सिलेबस में पढ़ाएंगे वो चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर्स में मिल जाएंगी। जो चीज़ें आपको यहाँ पे शायद वो ना पढ़ा पाए हों या भूल गए हों, या काफ़ी चीज़ें आपको एड ऑन वहाँ पर ना कर पाए हों, तो जो चीज़ें आपको एड ऑन नहीं करेंगे वो चीज़ें आपको यहाँ प्रीवियस से मिल जाएगी। ये एक देखो धीरे धीरे बढ़ने का आगे क्रम होता है। ऐसा नहीं कि आप अचानक से यहाँ पे हो यहाँ पहुँच जाओगे, नहीं, यहाँ पहुँचने के लिए आपको धीरे धीरे आपको स्मूथली अपनी ग्रोथ को बढ़ानी होगी। तो सबसे पहले अपने बेसिक को बनाओ, बेसिक के बनाने के बाद आप प्रीवियस ईयर करो। जब आप एसएससी के प्रीवियस ईयर सारे कर ले जाओ तो आप अपनी रीच को और बढ़ाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपके पास है, 6-7 महीने का समय है। तो यहाँ पे अपने बेसिक सिलेबस को कंप्लीट करो, फिर उसके बाद आप एसएससी प्रीवियस ईयर लगाओ। एसएससी प्रीवियस लगाने के बाद यूथ एई की बुक लगाओ, या आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, यहाँ पे जितने भी एई जेईई एग्ज़ाम हो चुके हैं वहाँ आपको सारे एग्ज़ाम के पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। तो आप अब बस प्रीवियस ईयर पे काम करो, डिफरेंट एग्जाम से में आए हुए। अगर आप इतना भी कर लो तो आपको अपने ईएससी लेवल पे जाना होगा। एक बार गो थ्रू आपको होना पड़ेगा। ईएससी लेवल आप जब कर लोगे तब आप जा कर के किसी भी एग्ज़ाम को अपना 80-85% अपना रिजल्ट दे पाओगे। ये मैं मानता हूँ, अगर आप इतना कर लोगे तब 80-85% अगर आप ले आते हो तो आप रैंकर्स में हो जाओगे, क्योंकि 100% रिजल्ट वहाँ पे किसी का नहीं आता। 80-85% वाले ही वहाँ रैंक में जाते हैं, 60-65% वाले लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, 50% से बिलो लोग जॉब से बाहर हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे नहीं रहना है 50-50% के आसपास, आपको 65-80% के बीच में रहना है कि आपको रैंक के साथ आपका रिजल्ट आए। तो इतना जब आप काम करोगे तो हो जाएगा।
तो ये बता रहा था मैं, जो अब आपका जो समय है 6-7 महीने का समय है, आपको बहुत धैर्य रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत से लोग होंगे आप टेक भी तैयारी करोगे, बोलोगे नॉन टेक भी तैयारी करोगे। तो नॉन टेक अगर टेक दोनों की तैयारी आप करोगे, क्योंकि आपके पास भी यही है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप टेक भी देखते हो नॉन टेक भी देखते हो तो आपको टेक्निकल को कम से कम 4 से 5 घंटे देना होगा। अदरवाइज़ अगर आप कभी कभी होता क्या है कि बहुत ज़्यादा समय हमारे पास रहता है तो हम लोग इधर उधर मार्ग से विचलित हो जाते हैं, और जो हमारा रियल टारगेट है वो भी नहीं अचीव कर पाते, और जो दूसरा हम लोग इसको रखें ये भी नहीं अचीव कर पाते। क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे हमको अपने आप को मॉडिफाई करना है, और मॉडिफाई ये 6-7 महीने का समय आपको कर पाएगा। अगर आप अपने आप 6-7 महीने आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो आप फिर बिल्कुल एवरेज के तरीके रह जाओगे, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप अपना गोल जो बनाए हो आप उसी पे लगातार ठोकर मारो, देखिएगा आपका फाइनल सिलेक्शन होगा सिलेक्शन। पर आप पता लग रहा है यहाँ पहुँचने के लिए आप ऐसे करके जा रहे हो, कोई ऐसे जा रहा है, मतलब लगातार आप ऐसे बढ़ते रहोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इस समय जो ये समय चल रहा है अपने पैशंस को लूज कर दोगे और तैयारी नहीं करोगे, इधर उधर विचलित रहोगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपका लॉस होने वाला है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि ये ज़रूरी है बात करने के लिए कि अपने आप को मोटिवेट रखना होगा, कैसे आगे आपको तैयारी को बरकरार रखना होगा। इस बात को समझते हुए अपनी तैयारी को आगे आपको रखना होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ पाए होंगे कि हमको आगे कैसे करना है। बाकी एक वीडियो हम बताएंगे आपको कि आगे कैसे तैयारी की जाए और क्या चीज़ें कैसे पढ़ी जाएँ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी वीडियो यही लंबी आपकी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मिशन SSC JEE 2023-24 में क्या चीज़ें पढ़ी जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे अपना टाइम टेबल हो, कैसे सिलेबस हो, उसको हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।